हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट किया। आज के वीडियो में हम लोगों को स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर। उसका जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो यूनिट स्टार्ट किया उसका जो पहला चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसको कंप्लीट किया। अब उसके बाद का चैप्टर स्टार्ट करना है, जिस चैप्टर का नेम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एक्चुअली देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है? उपाय, तरीका, कैसे हम फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। एक्चुअली इसका मतलब क्यों जरूरत क्यों लगा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने के लिए, कि अभी देखिए पहले के समय में क्या था कि इतना ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं था, और धीरे धीरे ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज करता गया और लाइफ स्टाइल धीरे धीरे चेंज होता गया। तो ऐसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो फूड चाहिए, जितना पहले प्लांट से फूड हम लोग को मिलता था, अब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से उतना फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग को स्ट्रेटजीज पढ़ना है कि फूड के प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज कराएं। तो इसके अंदर देखिए, इस चैप्टर में मेनली आपको टॉपिक यही स्टडी करना है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जितना भी एनिमल्स के रियरिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, उसका केयर, डोमेस्टिकेशन, सबका स्टडी करेंगे। और कैसे हम एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू जो एनिमल प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन करें, जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, योगर्ट हो गया, जितना भी जैसे भी मीट भी हम ऑब्टेन करते हैं, एग ले रहे हैं, फिश से हम लोग मांस ले रहे हैं, जितना भी हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का रूल्स यहाँ पे सीखेंगे। प्लांट ब्रीडिंग, इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग मतलब न्यू ब्रीड्स को डेवलप करेंगे प्लांट्स का, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम फूड को ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें एक और टर्म आ जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पाइरुलिना के लिए। और स्पाइरुलिना क्या है? एक बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, जो हाईली रिच होता है प्रोटीन से। तो बॉडी को एक बैलेंस रखने के लिए, बॉडी के अंदर मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए? हमको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन रिच सब्सटेंस भी चाहिए, उसके लिए सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ेंगे। फिर टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर के थ्रू जितना भी न्यू प्लांट्स का ब्रीड है उसको डेवलप किया जाता है। तो आप देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैंने एक टर्म यहाँ पे हेडिंग किया है बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले एक बात करें, जो हम लोग को फूड मिलता है, यहाँ पे मैं थोड़ा बात करूं, हम लोग जो फूड ले रहे हैं, फूड कहाँ से ले रहे हैं? फूड हम लोग दो तरीके से, एनिमल बॉडी से भी हम लोग लेते हैं फूड को, और प्लांट से भी लेते हैं। दोनों से हम लोग ले सकते हैं। स्पेशली हम ह्यूमन का अगर बात करें तो ह्यूमन जो होता है फूड को प्लांट से भी लेता है और एनिमल से भी लेता है। अगर बात करें, ये जो एनिमल है इस प्लांट्स पे डिपेंड है। ये जो एनिमल है प्लांट से फूड को लेता है, और ये एनिमल जो है प्लांट से फूड को लेता है, और इस एनिमल को फूड के फॉर्म में हम लोग भी, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सब को ऑब्टेन करते हैं। और इस प्लांट को और एनिमल को ये दोनों ह्यूमन कंजम्पशन करता है फूड के फॉर्म में, ह्यूमन के थ्रू। तो सबसे पहले हमको अगर बात करना है प्लांट्स के अंदर फूड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये जो प्लांट्स है सनलाइट का यूज करता है, सनलाइट का, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनाता है? फूड का फॉर्मेशन करता है, जिसका यूज ह्यूमन डायरेक्ट करता है, और इसी फूड का यूज ये एनिमल्स भी करता है। तो ये फूड का जो मेन सोर्स है इस अर्थ पे, वो क्या है? प्लांट्स है। तो अगर प्लांट्स के क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करें, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करें, तो धीरे धीरे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड अवेलेबल हो सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का? यहां में देखिए, टू ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, सो necessity to enhancement of food production is much important to survive of life on earth। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है ना, तो उसके अमाउंट में अगर हम फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कराएं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मतलब जो पॉपुलेशन है उसको फूड नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो सकता है? अर्थ से एक्सटिंक्ट भी कर सकता है। तो लाइफ को सरवाइव करने के लिए अर्थ के ऊपर हमको सबसे पहले ये देखना है कि फूड का प्रोडक्शन करना होगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, क्या क्या कंडीशन चाहिए? बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री,
बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, टिश्यू कल्चरिंग हो गया, उसको अप्लाई करके जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके एनिमल्स की क्वालिटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग एनिमल का प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव मेजर रोल इन आवर एफर्ट्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। प्लांट्स के प्रोडक्ट को और एनिमल्स के प्रोडक्ट को इंक्रीज करा करके ज्यादा से ज्यादा हम लोग फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। सेवरल न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जैसे आप लोग को एक इसी चैप्टर में पढ़ना है MOET, एक टॉपिक पढ़ना है MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म हो गया, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फिर से इसको पढ़ना भी है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसका हम लोग को डिटेल पढ़ना है और ये जनरली काउच के अंदर हम लोग इसको अप्लाइड करेंगे। तो एक बार में क्या किया जाता है, काउच के अंदर जो हार्मोन्स है, जैसे LH हार्मोन हो गया, FSH हार्मोन हो गया, जो ओवुलेशन को इंड्यूस करता है, तो इन्हांस करता है ओवुलेशन के प्रोसेस को, तो हार्मोन्स को काउच के अंदर अप्लाइड करके ज्यादा से ज्यादा एक को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एक बार में 6 to 7 एक को ऑब्टेन कर लेते हैं काउच से, और उसका एम्ब्रियो डेवलप करके ना और अलग अलग कल्चर करके हम लोग एक साथ बहुत सारे न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर लेते हैं, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा हम फूड का ऑब्टेन प्रोडक्शन कर सकते हैं। MOET आप याद रखिए, क्वेश्चन यहां से पूछता है MOET क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, सेवरल न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड के प्रोडक्शन में इस सब का बहुत ही ज्यादा रोल है। अब थोड़ा देखेंगे एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इट इंक्लूड्स, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो आप समझ लो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मेनली ये दिमाग में रखना है कंसेप्ट ना, कि मिल्क प्रोडक्ट और मतलब मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे योगर्ट हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब चीज हम लोग ऑब्टेन करेंगे किससे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट से। नेक्स्ट एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टर्म है एनिमल ब्रीडिंग। और इससे पहले पोल्ट्री फार्म थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बर्ड्स है ना जनरली, जैसे गीज हो गया, डक हो गया, हेन, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटेड करते हैं, किसके लिए, एग ऑब्टेनिंग के लिए और उसका मीट ऑब्टेनिंग करने के लिए। तो देखिए जो चिकन मतलब जो बर्ड्स सिर्फ एग देता है उसको एग लेयर्स बोलते हैं, सिर्फ एग ही देगा, और जिससे हम लोग जनरली मीट ऑब्टेन करेंगे वो एग नहीं देगा, उसको ब्रॉयलर्स बोलते हैं। तो ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सबसे पहले पॉइंट आ गया डेयरी फार्म मैनेजमेंट, फिर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, इसके अंदर हम लोग बर्ड्स का डोमेस्टिकेशन करेंगे, रेयरिंग करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एग को और मीट को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है, दो डिफरेंट स्पीसीज को हाइब्रिड बनाएंगे, और हाइब्रिड बनाने का मेन पर्पस क्या है, क्वालिटी को इनहांस करना। जैसे काउच के अंदर देख लीजिए, साहिवाल हो गया, होल्स्टाइन फ्रिशियन हो गया, जर्सी हो गया, ये सब गाय जो क्वालिटी है काऊ का, ये ज्यादा से ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करता है। बी कीपिंग पढ़ना है इसमें, बी कीपिंग दैट इज एपी कल्चर। एपी कल्चर में हनी बी का कौन कौन सा क्वालिटी है उसका हम लोग रेयरिंग करेंगे, और उससे जो हनी ऑब्टेन करेंगे उसका हम लोग वी बैक्स भी ऑब्टेन करेंगे, उसका क्या कमर्शियलाइजेशन है, क्या यूज है उसको देखेंगे। फिशरीज, आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फिश कंजम्पशन का डिमांड हो गया है, फिश लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो फिश का प्रोडक्शन कैसे, इसके ब्रीड्स को डेवलप करें जिससे ज्यादा से ज्यादा फिश को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, फिशरीज के अंदर पढ़ना है। एक टर्म आ जाता है इस चैप्टर में, लाइव स्टॉक क्या होता है। लाइव स्टॉक, all the animals used in dairy farm for obtaining milk, और ऐसे बोलेंगे all the animals used in animal husbandry, ऐसे बोलेंगे animal husbandry, animal
हस्बेंड्री फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कंसिडर्ड एज लाइव स्टॉक, उसको लाइव स्टॉक बोलेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे काऊ हो गया, बुफेलो, कैमल, गोट्स, पिग, सीप एक्सेट्रा। इसके अंदर बहुत सारा और भी जितना बर्ड्स भी आ गया, इसके अंदर बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा, ये सब आ गया ना, इसको लाइव स्टॉक्स बोलेंगे। अब थोड़ा देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री का डिफिनीशन क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली क्या है। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विथ द केयर, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मैंने टर्म बताया। अब थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है। इट इज एस्टिमेटेड दैट more than, concept बहुत इंपॉर्टेंट है ये, it is estimated that more than 70% of the world livestock populations is in India and China। मतलब सबसे ज्यादा अगर एनिमल हस्बेंड्री का जो वर्क होता है, प्रोसेस होता है, वो इंडिया और चाइना के अंदर होता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक थोड़ा देखिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स और फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए जो मिल्क का प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं ना, वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मेन वर्क है। और क्या, मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन फार्म। फार्म के अंदर जो मेनली ब्रीड्स का क्वालिटी होता है, वहां पे मिल्क यील्ड करने का ही प्रोसेस होता है। आइए इसके बाद अभी हम आप लोगों को बताए डेयरी फार्म से रिलेटेड मैनेजमेंट, एक दो पॉइंट्स बताए थे। यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखना है। मैनेजमेंट फॉर बेटर यील्ड, मतलब कैसे एनिमल हस्बेंड्री का कैसे मैनेजमेंट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। तो मैंने क्या लिखा, मैनेजमेंट फॉर बेटर यील्ड और ऑब्टेनिंग बेटर प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि एनिमल के लिए क्या चाहिए, दे हैव टू बी हाउस्ड वेल। उनका रहने का जो हैबिटेट है, घर है, वो क्या होना चाहिए, वेल होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री। उनके मतलब जो खाने के लिए जो फूड दिया जाता है, उसके साथ एडिक्वेट अमाउंट में वाटर चाहिए उनको पीने के लिए, जिससे फूड का क्लियर डाइजेशन हो और क्या हो, डिजीज फ्री। अगर उनको कोई डिजीज है तो हम उसको डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर बेटर यील्ड लेना है तो जो एनिमल लाइव स्टॉक है उसको कोई डिजीज नहीं हो, डिजीज से उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द फीडिंग of cattle should be carried out in a specific manner like given good quality and quantity of fodder। कितना क्वालिटी और कितना क्वांटिटी में फूड को देना है और कैसा फूड को देना है, ये भी डिपेंड करता है बेटर यील्ड पर। मतलब कैसे, मतलब बेटर यील्ड कैसे होगा, एनिमल्स को अगर हम बेटर क्वालिटी का फूड दे रहे हैं, क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो उससे प्रोडक्ट जो होगा हमको बेटर मैनर में मिलेगा, बेटर अमाउंट में मिलेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड एस्ट्रिंगेंट, यहाँ पे लिखे हैं प्रोवाइड एस्ट्रिंगेंट क्लीनलाइनेस, मतलब बहुत ही बेहतरीन साफ सफाई रखना पड़ेगा। जहाँ में एनिमल जो लाइव स्टॉक रह रहा है, जहाँ पे उसका रहने का हैबिटेट है, घर है, वहाँ पे उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करके रखना पड़ेगा। एंड हाइजीन आर ऑफ पैरामाउंट इंपोर्टेंस। हाइजीन, आप एनिमल लाइव स्टॉक को साफ सफाई रखो। नेक्स्ट, अपना आप जो लाइव स्टॉक के साथ जो आप रह रहे हो उसको देखभाल कर रहे हो, तो आप अपना भी खुद हाइजीन चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आर ऑफ पैरामाउंट इंपोर्टेंस व्हाइल मिल्किंग। जब आप लाइव स्टॉक से मिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं, मिल्क को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपका हाथ वगैरह साफ होना चाहिए, आपका बॉडी क्लीन होना चाहिए। और स्टोरेज, जिस टैंक के अंदर जिस इक्विपमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट में मिल्क को स्टोर कर रहे हैं, वो स्टोरेज जो इक्विपमेंट्स है वो भी अच्छे से साफ होना चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। तो मिल्क को और मिल्क के प्रोडक्ट जैसे चीज हो गया, ये गोट हो गया,
ये सब चीज जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ना, तो इसका भी क्या होना चाहिए, मतलब बहुत क्लीन होना चाहिए। आप किस इक्विपमेंट्स में, किस जो ओवन है, टूल्स है, उसमें किस में रख के ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ना, तो इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, रेगुलर विजिट ऑफ वेटरिनरी डॉक्टर्स वुड बी मैंडेटरी। ये बहुत ही जरूरी है कि हफ्ते में कम से कम एक बार 2 बार एनिमल्स को एक वेटरिनरी डॉक्टर से हम उसको चेकअप कराते रहे कि एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जो एनिमल, ये सब हम करेंगे ना, मैनेजमेंट करेंगे, तो उससे हम लोग मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। और मिल्क का प्रोडक्ट क्या है, चीज है, बटर है, क्रीम है, योगर्ट है, ये सब चीज हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो आप लोग देख लो मिल्क प्रोडक्ट कितना बार पूछ देता है, मिल्क से कौन कौन सा हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एनिमल ब्रीड्स, एनिमल हस्बेंड्री मतलब डेयरी फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एनिमल का ब्रीड्स है वो कौन कौन सा है, ब्रीड्स ऑफ बुफेलोज, और यहां में लिख दिया मैंने ब्रीड्स ऑफ काउज। बुफेलो का जो ब्रीड्स है उसका नेम देख लीजिए, सुरती, नीली रवि, जफराबादी, बंदावरी, मुर्रा, मेहसाना। इसमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है बुफेलो का वो मुर्रा होता है, मुर्रा ब्रीड्स है, ये सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। और एक चीज देखेंगे, जो बुफेलो का मिल्क होता है इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, उसका अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू काउज। नेक्स्ट देख लीजिए काउ का ब्रीड कौन कौन सा, होल्स्टाइन फ्रिशियन, जर्सी। सबसे बेस्ट क्वालिटी जो काउ का है वो जर्सी है। फिर आप ब्राउन स्विस भी पढ़ेंगे, साहिवाल पढ़ेंगे, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा मिलता है साहिवाल का जो ब्रीड्स है काऊ का, ये भी मिल्क बहुत ज्यादा देता है। अगर हम बोले किसी भी ब्रीड्स का मतलब एनिमल में, और एनिमल में तो 2 टाइप का ब्रीड्स होता है, एक इंडिजिनस ब्रीड होता है, एक एक्जोटिक ब्रीड्स होता है। इंडिजिनस ब्रीड्स किसको बोलेंगे, जो इंडिया का ब्रीड्स है, और एक्जोटिक ब्रीड्स किसको बोलेंगे, जो हम बाहर से उसको लाए हैं और उसका ब्रीड्स हमने डेवलप किया है, उसको बोलेंगे एक्जोटिक ब्रीड्स। तो यहाँ में जनरली ये होल्स्टाइन फ्रिजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सब क्या है, ये एक्जोटिक ब्रीड्स है। तो इस तरह से ये ब्रीड्स हो गया काऊ का और बुफेलो का, जो जहां से ज्यादा हम फूड को प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। अब थोड़ा अगर बुफेलो का अगर आपसे साइंटिफिक नेम पूछे तो इसका बुबेलिस, ये हो गया बुफेलो का साइंटिफिक नेम। काऊ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बॉस इंडिकस। तो ये साइंटिफिक नेम कितना बार क्वेश्चन पूछ ही देता है। अब थोड़ा देखेंगे, ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम बताने जा रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज मिल्च ब्रीड। आप अंडरलाइन कर लो, ऐसा लाइव स्टॉक जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, मिल्क दे रहा है, तो उसको मिल्च ब्रीड बोलते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स आर यूज्ड फॉर वर्किंग, जैसे ग्लूकोड को, बैगन्स को खींचने के लिए जो एनिमल्स यूज होता है, जैसे काऊ में ऑक्स हो गया ना, उसका यूज करते हैं वर्किंग के लिए, तो उस तरह के एनिमल्स को ड्रॉट ब्रीड्स बोलेंगे। ऐसा एनिमल्स जिसका वर्किंग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा ना, उसको ड्रॉट ब्रीड्स बोलेंगे। फिर नेक्स्ट एक स्टेप मैंने लिखा, एनिमल यूज फॉर बोथ और सेफ्टी। बोथ बोलने से जिससे हम वर्किंग भी कर सकते हैं और उससे मिल्क भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस तरह के हम लोग एनिमल्स को हम लोग ड्रॉट ब्रीड बोलेंगे। जिसमें एक हेलिकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेमस ब्रीड्स है जिसको ड्रॉट ब्रीड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स यूज, हाँ यहाँ पे देखिए, एनिमल्स यूज फॉर बोथ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और जैसे मिल्क हम ऑब्टेन कर सकते हैं और उससे हम लोग वर्किंग भी कर सकते हैं ना, उस तरह के एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स मतलब जैसा हमको जरूरत उस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसको बोल रहे हैं जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। नेक्स्ट देखिए, सेवरल काउ कैन बी इंसेमिनेटेड बाय द सीमेन ऑफ ए सिंगल बुल। किसी एक बुल के सीमेन से बहुत सारे काउज को हम एक बार में इंसेमिनेट कर सकते हैं। जेस्टेशन पीरियड काउ का कितना होता है, 9 मंथ होता है, और बुफेलो का 11 मंथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट कर लो। जेस्टेशन पीरियड, काउ का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है, और बुफेलो का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 11 मंथ होता है। बुफेलो को क्या चाहिए, मोर एडाप्टेड इन वाटरी कंडीशन। जो बुफेलो होता है वो वाटरी कंडीशन में ज्यादा अपने आप को एडॉप्ट करता है।
काऊ जो होता है मोर एडेप्टेड इन ड्राई कंडीशन। और अब देखो जो काऊ होता है ना, काऊ, ये काऊ गिव्स 8 to 10 calves in their whole life span। मतलब अपने पूरे लाइफ स्पेन में जो काऊ होता है वो 8 to 10 ही काब्स को दे पाता है। और एक काऊ का जो लाइफ स्पेन होता है जनरली 25 to 30 ईयर, 25 to 30 ईयर। काऊ का जो लाइफ स्पेन होता है वो 25 to 30 ईयर। थोड़ा बुफेलो को इससे ज्यादा होता है लाइफ स्पेन। तो ये मैंने डेयरी फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्म बताया। आइए इसके बाद कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा डेयरी फार्म मैनेजमेंट मैंने बताया। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बहुत सारा मैंने आइडिया बताया, स्ट्रेटजीज बताया, वहाँ मैनेजमेंट कैसे करेंगे लाइव स्टॉक का, जिसमें काऊ बुफेलो का मिलने मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, और काऊ और बुफेलो का वहाँ पे मैंने ब्रीड्स भी बताया था। अब इसके बाद देखते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में मेनली हम लोग बर्ड्स का रेयरिंग और केयर करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं। और बर्ड्स का रेयरिंग करने का एक ही पर्पज है कि हम उससे एग ऑब्टेन करें और उसका मीट ऑब्टेन करें। तो देखिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल। जनरली बर्ड्स को फाउल टर्म बोला जाता है, फाउल। मैंने क्या लिखा? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल और बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड। फूड किस मतलब मीट एंड और देयर एग्स। तो जो भी फाउल है और बर्ड्स है उससे हम लोग मीट को ऑब्टेन करेंगे और उसके एग को ऑब्टेन करेंगे। पोल्ट्री फार्म मेनली इंक्लूड्स चिकन एंड डक्स, सम टाइम टर्की एंड गीज। अंडरलाइन कर लो, गीज एक बर्ड्स है जिसका मीट जनरली यूज किया जाता है। आर यूज फॉर पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म में जनरली इसी बर्ड्स का यूज करते हैं। चिकन का मोस्ट कॉमन टाइप का, डक्स सम टाइम, मतलब मोस्टली चिकन और डक का ही हम लोग फार्मिंग करते हैं पोल्ट्री फार्म में। और उसके बाद टर्की और गीस भी यूज किया जाता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में एग और मीट को ऑब्टेन करने के लिए। द वर्ड पोल्ट्री ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट ऑफ ओनली बर्ड्स but in more general sense if may refer to the meat of other birds। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो जनरली पोल्ट्री में जो हम लोग मीट और एग यूज करते हैं उसका चिकन और डक का, सम टाइम गीज और टर्की का भी यूज करते हैं। लेकिन इसके बाद आप दूसरे भी बर्ड्स का यूज कर सकते हैं पोल्ट्री फार्म में मीट के लिए और एग के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखना है कंडीशन ऑफ पोल्ट्री फार्म फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए पोल्ट्री फार्म का कंडीशन क्या क्या चाहिए फॉर बेटर यील्ड के लिए क्या चाहिए? सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड। सबसे पहला चीज ये है कि बर्ड्स को मतलब उसका अच्छा एक बेस्ट क्वालिटी को सेलेक्ट करना है और डिजीज फ्री, वो जो ब्रीड्स होना चाहिए डिजीज फ्री होना चाहिए। प्रॉपर एयरेशन, जहाँ पर पोल्ट्री रह रहा है, जिसका पोल्ट्री को रहने के लिए जो हमने हैबिटेट बनाया है, घर बनाया है, उसके अंदर प्रॉपर एयरेशन होना चाहिए। एंड सेफ फार्म कंडीशन, सेफ फार्म, उसके अंदर नेट वगैरह लगाना चाहिए, लगा होना चाहिए कि बाहर से कोई एनिमल्स आकर के उसको किल न करे। नेक्स्ट फूड, इसको पोल्ट्री को फूड क्या क्या दिया जाता है? सीरियल्स दिया जाता है, मिलेट्स, ऑयल, केक, फिश एंड मीट, ये सब मिक्सचर बना करके दिया जाता है कि इसको खा करके ज़्यादा जल्दी से जल्दी डेवलप करे। नेक्स्ट मिनरल्स दिया जाता है, प्रोटीन कंसंट्रेट दिया जाता है, फिश साइलेज मतलब फिश बॉडी का जो निकला हुआ प्रोडक्ट है ना उसको एक्चुअली सीरियल्स के साथ मिक्स करके और पोल्ट्री को खिलाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लेने के लिए। प्रॉपर हाइजीन एंड हेल्थ केयर, बार बार उसको देखते रहते हैं कि उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं आया। अगर डिजीज आ गया तो साथ में बार बार पोल्ट्री फार्म के अंदर में हम लोग स्प्रे भी करना पड़ता है इंसेक्टिसाइड का, वायरल इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिया को किल करने वाला जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, केमिकल का बार बार उसके अंदर स्प्रिंकल करना पड़ता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स फॉर गुड हेल्थ। ह्यूमन की गुड हेल्थ के लिए जो मैक्सिमम प्रोटीन रिच
जो होता है सोर्स, वो पोल्ट्री से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जो एग है और मीट है वो प्रोटीन और फैट से रिच होता है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है। इंडिया स्टैंड्स, ये आप अंडरलाइन कर लो, इंडिया स्टैंड्स एट 6th पोजीशन इन पोल्ट्री फार्मिंग इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 6th पोजीशन है पोल्ट्री फार्म में। नेक्स्ट, सिल्वर रिवॉल्यूशन, एक टर्म आ जाएगा सिल्वर रिवॉल्यूशन। क्या होता है सिल्वर रिवॉल्यूशन में? जो रैपिड इंक्रीजमेंट ऑफ एग्स, पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट के थ्रू, पोल्ट्री मैनेजमेंट के थ्रू और पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू एग के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। तो एग प्रोडक्शन के अंदर जो इंक्रीजमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। प्लांट से रिलेटेड आप टर्म पढ़ेंगे वहां ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिशेस से रिलेटेड टर्म आप पढ़ेंगे वहां ब्लू रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग का इंक्रीजमेंट हो गया। नेक्स्ट, इन इंडिया पर पर्सन और पर कैपिटा और पर इंडिविजुअल जो कंजम्पशन है किसका? एग का और मीट का, कितना है? 19 एग इंडिया के अंदर एक पर्सन एक साल में, कितना लिखा हूं? एनुअली एक साल में 19 एग ही कंजम्पशन कर पाता है और 20 ग्राम मीट पर डे। मीट यहाँ पे पर डे कर देना है 20 ग्राम। जबकि ICMR का क्या डेटा है? ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका रिसर्च है कि एक पर्सन को, ये रिकमेंडेड किया, ICMR का रिकमेंडेशन है कि एक पर्सन को कितना एनुअली कितना एग चाहिए? 300 एग चाहिए। और कम से कम कितना मीट चाहिए? एक पर्सन को 180 ग्राम पर डे उसको मीट चाहिए, ये ICMR के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा देखना है कि बर्ड्स, मतलब जो यहाँ पे जो चिकन है, बर्ड्स है, पोल्ट्री है, उसका इंडिजीनस, इंडियन ब्रीड कौन कौन सा है? इंडियन ब्रीड बोलो, और इसी को बोलते हैं इंडिजीनस ब्रीड्स। ये इंडिजीनस ब्रीड्स क्या है? जो इंडिया का ब्रीड है। तो इसमें मेन ऑसिल हो गया, गागुस हो गया, ब्रह्मा हो गया, वर्सा, ब्लैक बंगाल। इसमें ऑसिल को यूज किया जाता है फॉर फाइटिंग। इस ऑसिल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑसिल यूज फॉर कॉक फाइटिंग, मतलब जो हेन का फाइटिंग होता है ना, एक कंपटीशन में इसको यूज किया जाता है, कॉक फाइटिंग में यूज किया जाता है, किसको? ऑसिल को। नेक्स्ट, एक्जोटिक ब्रीड जो हाइब्रिड है, व्हाइट लेग हार्न, ससेक्स है, एस्ट्रालार्प, माइनोरका, HS260। सबसे ज्यादा एग देने वाला जो वेराइटी है एक्जोटिक ब्रीड का, वो HS260 है। तो इस तरह से स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को डेयरी फार्म मैनेजमेंट और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ाया। इसके बाद हम लोग को देखना है हनी बी कीपिंग कैसे होगा, PC कल्चर कैसे होगा। तो ये सब चीज को हम लोगों को अभी देखना है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे पोल्ट्री फार्मिंग, और पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने स्टडी किया है। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हेन जो है ना, ये स्टार्ट कर देता है एग देना कब? एट द एज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का जो एग होता, जो हेन होता है ना, वो एग देना स्टार्ट कर देता है। हेन प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ एग ड्यूरिंग विंटर इन कंपेरिजन टू समर। जो हेन होता है ना, वो विंटर सीजन में ज्यादा एग को प्रोड्यूस करता है इन कंपेरिजन टू समर सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, द एग लेइंग हेन आर कॉल्ड एज एग लेयर्स। ऐसा हेन जो सिर्फ एग को देता है ना, उसको एग लेयर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ओनली मीट प्रोड्यूसिंग हेन। ऐसा हेन जो सिर्फ मीट को ही देगा, उससे एग नहीं हम ऑब्टेन कर सकते हैं ना, उस तरह के हेन को ब्रोइलर बोलते हैं। ऐसा हेन जो सिर्फ मीट प्रोड्यूस करेगा, उसको ब्रोइलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सम कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप इसको अंडरलाइन कर लो, रानीखेत डिजीज। हेन के अंदर, पोल्ट्री के अंदर होने वाला, बर्ड्स के अंदर होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो डिजीज है, ये भाई रानीखेत। और क्वेश्चन पूछता है कि रानीखेत जो डिजीज है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल, तो क्या बोलेंगे? मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज ऑफ फाउल।
मतलब बर्ड्स के अंदर, मेनली चिकन के अंदर, हेन के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप का डिजीज होने वाला वायरल डिजीज वो रानीखेत है। इसका सिम्टम्स क्या है, कितना बार तो क्वेश्चन सिम्टम्स बन गया। सिम्टम्स क्या है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल सफर फ्रॉम फीवर, जो हेन होगा, जो चिकन होगा उसको फीवर आएगा। नेक्स्ट डायरिया, बार बार वो स्टूल को डिस्चार्ज करेगा। नेक्स्ट डिजीज बर्ड्स शो म्यूकस सिक्रीशन फ्रॉम देयर बीक, उसका जो चोंच है, जो बीक है ना, माउथ पार्ट, वहां से म्यूकस का वो सिक्रीशन करेगा। नेक्स्ट फाइनली क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ विंग्स, उसका विंग्स काम नहीं करेगा और राउंड राउंड वो मूव करेगा अपने प्लेस में जहां रहेगा ना, क्या करेगा, एंड बर्ड्स रिपीटेडली मूविंग अराउंड, चारों तरफ वो गोल गोल घूमेगा। ये इसका मेन सिम्टम्स हो गया, किसका, रानीखेत डिजीज का। मेन वायरल डिजीज हो गया, इसके साथ सम अदर वायरल डिजीज, फाउल पॉक्स हो गया, इन्फेक्शियस ट्रोंकाइटिस हो गया, लिम्फाइड ल्यूकोसिस एक्सेट्रा, ये सब डिजीज हो गया फाउल के अंदर वायरल डिजीज। अब बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, पोल्ट्री के अंदर, चिकन के अंदर बैक्टीरियल डिजीज, एक फाउल कोलेरा है, प्लूरोम है, ओराइजा है, म्यूको प्लाज्मोसिस, यहाँ पे देखिए म्यूकोप्लाज्मोसिस, एस्पाइरोकीटोसिस, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। फंगल डिजीज में क्या किया जाएगा, एलाटैक्सिकोसिस और एस्परजिलोसिस, ये सब फंगल डिजीज है। तो क्वेश्चन ये पूछता है इसका कैसे इलाज, ट्रीटमेंट क्या है। तो बार बार जो जहां में हैबिटेट होता है चिकन का ना, वहां में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बार बार इंसेक्टिसाइड को स्प्रिंकल करता रहना पड़ता है। जहां पे वो हैबिटेट है, उसका रहने के लिए जो घर बनाया गया है पोल्ट्री का, वहां बार बार ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है, उनके फूड्स के थ्रू देना पड़ता है कि कोई वायरस का उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, बैक्टीरिया का इफेक्ट ना हो। एंटीबायोटिक्स को भी देना पड़ता है फूड के साथ, मेडिसिन अवेलेबल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है बी कीपिंग और एपीकल्चर। अब जितना भी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बी कीपिंग, हनी बी कल्चर, मतलब हनी को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस उसको एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर में क्या बोलते हैं, रेयरिंग एंड केयर ऑफ हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग हनी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, जिसके अंदर हनी बी रहता है ना, उसको हाइव्स बोलते हैं, ऑफ हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हनी को ऑब्टेन करने के लिए जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बी कीपिंग और एपीकल्चर। यहाँ पे देखिए स्पीसीज ऑफ हनी बी का कौन कौन सा स्पीसीज है, एपिस मेलिफेरा, ये इटालियन बी है, एक्जोटिक ब्रीड्स है, रेयर्ड बहुत कम अवेलेबल है, कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल हाइव्स, इसके लिए आर्टिफिशियल हाइव बनाया जाता है, कोई नेचुरल हाइव्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये आर्टिफिशियल एक हाइव्स बना दिया जाता है, उसके अंदर भी ये हनी को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है एपिस इंडिका, ये मोस्ट कॉमन टाइप का है, अपने इंडिजिनस ब्रीड, इंडिया के अंदर पाया जाने वाला जो हनी का स्पीसीज है एपिस इंडिका। इंडिका मीन्स इंडिया से रिलेटेड टर्म है। तो ये क्या करता है, इंडियन ओरिएंटल बी, एक्चुअल ओरिजिन जो है इसका इंडिया में है। तो ये क्या करता है, यील्ड मैक्सिमम हनी, इंडिया में सबसे ज्यादा हनी को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, एपिस इंडिका। एक इसके बाद आ जाता है एपिस डोर्साटा, ये लार्जेस्ट है, लार्जर इन साइज, मोर डेंजरस, लार्ज इन साइज एंड मोर डेंजरस। रॉक बी इसको बोलते हैं, रॉक बी बहुत ज्यादा गेदर्ड में रहेगा ये, यील्ड मैक्सिमम हनी। नेक्स्ट है स्पीसीज एपिस फ्लोरिया, लिटिल बी, सबसे छोटा हनी बी है एपिस फ्लोरिया, ये डोसाइल होता है एंड इजिली फॉर हनी एक्सट्रैक्शन। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग करते हैं क्या, हम लोग अभी भी और टॉपिक पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ और कंसेप्ट को पढ़ते हैं, कैसे हनी का लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको हम लोग पढ़ते हैं, हनी बी। तो देखिए सबसे हाइव्स जो होता है, हाइव्स के अंदर जो हनी बी होता है, उस हनी बी का क्या काम है थोड़ा देखिए। हनी बी जो होता है ये दो टाइप का एग प्रोड्यूस करता है, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग और एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। तो देखिए
एक ये जो हनी बी है हाइव्स के अंदर दो टाइप का एक प्रोड्यूस करेगा, एक है फर्टिलाइज्ड एग और एक है अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग। अब देखिए ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, फर्टिलाइज्ड एग फीड ऑन रॉयल जेली, और रॉयल जेली के ऊपर फीड करने के बाद ये क्या कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है क्वीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्टिलाइज्ड एग अगर फीड करता है ऑन बी ब्रेड, फीड्स ऑन बी ब्रेड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्कर बी में। किस में? वर्कर बी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्कर बी में। और ये वर्कर बी जो होता है एस्टेराइल होता है। कैसा होता है? एस्टेराइल फीमेल है ये, एस्टेराइल फीमेल। इसका काम क्या है? इट ओनली कलेक्ट्स हनी, इट ओनली कलेक्ट्स हनी फॉर it only collects honey for survive in hive to honey bee और इवन क्वीन। ये जो क्वीन है ये क्या करता है? ओनली टेक पार्ट इन सेक्सुअल reproduction and produces eggs और एग। ये ओनली एग को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ना, अंडरगोज पार्थेनोजेनेसिस, और ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है मेल को, और मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। हनी के केस में मेल को क्या बोलेंगे? ड्रोन। और ये फर्टाइल होता है। क्या करता है? इट ओनली टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन और टेक पार्ट इन सेक्सुअल reproduction to fertilize the क्वीन। ये क्वीन को फर्टिलाइज करता है। अगर बात करें हनी बी के अंदर ना, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 32 होता है। तो फर्टिलाइज एक यहां पे होने से यहां पर भी क्रोमोजोम कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें ये क्वीन, इसके अंदर भी 32 क्रोमोजोम, और ये जो वर्कर बी है यहां पर भी कितना क्रोमोजोम? 32 क्रोमोजोम। लेकिन आप देखो अनफर्टिलाइज एग होने से यहां पे क्रोमोजोम का नंबर कितना हो जाएगा? ड्रोन से अगर क्वेश्चन पूछ देता है, ड्रोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं हुआ है। तो ये किससे बना है? जनरली मतलब यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ है और ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। जनरली दोनों तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये एक फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद ये कंडीशन आता है यहाँ पे। और एक जो है अनफर्टिलाइज एग है, और ये अनफर्टिलाइज एग क्या बनाता है? मेल को या ड्रोन को बनाता है। मेल को ही ड्रोन बोलते हैं। और ड्रोन का काम क्या है? ये क्वीन को फर्टिलाइज करता है। तो इस तरह से मैंने एपी कल्चर का भी कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसको हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।